फारूक सैफ फाउंडेशन के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगराज व मकासद यहाँ पे स्पेसिफिक हाईलाइट दे दी। स्पेसिफिक थाईलैंड के लिए अगर हम बात करें तो हमारे स्पेसिफिक बेसिकली सिर्फ पर्सिक्यूटेड क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने 2009 में जब इसको आगाज़ किया तो फारूक सैफ फाउंडेशन वर्ल्ड विजन इन प्रोग्रेस के तौर पर रजिस्टर्ड हुई और हमने पाकिस्तान में पर्सिक्यूटेड क्रिश्चियंस के लिए जैसे थोड़ी ब्लास्फेमी लॉ के जो विक्टिम्स थे हमने उनके लिए काम करना शुरू किया और ग्रेजुअली हम उसको लेके आगे बढ़ते रहे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर abduction, rape, or forced conversions as well as the kill, slavery projects, और हम इन सारी चीज़ों पर काम करते हैं। और जब हम 2013 में हमने देखा कि बैंकॉक में और स्पेशली बैंकॉक के अलावा मलेशिया और श्रीलंका में एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की असाइलम सीकर्स की तौर पर तो हमने उस वक्त इरादा किया कि rather than working only in Pakistan, why not हम बेसिस बनाए इन जगहों पर जहाँ पर हमारे लोग बड़ी कसीर तादाद में पहुँच गए और एक बड़ी बुरी और बड़ी पसमानदगी में रह रहे हैं और उनके बड़े मसाइल हैं। उसके बाद हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को हमने श्रीलंका एंड देन बैंकॉक और बैंकॉक में 2014 से हम लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं और खुदा उनका शुक्र है कि हम बैंकॉक में अपने बहनों भाइयों के लिए जो इन मसाइल में घिरे हुए हैं जैसे हाउस रेंट बात नहीं पे कर सकते, जैसे बारिश के साथ मेडिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उनके ट्रीटमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सेकेंडली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि नॉन वो इमिग्रेंट हैं यहाँ पर और इलीगल हैं और उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है और यहाँ IDC में भेज देती है। ये बड़ा चैलेंज था और हमने ग्रेजुअली इस चीज़ को फोकस करते करते हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस कर दिया उस एरिया को जो हम समझते थे बहुत सारी दूसरी तंजीमें जो यहाँ पर काम कर रही हैं, ठीक है, और जो झेली अदारे भी हैं UNHCR के और UNHCR जो उस चीज़ में फेल है कि किस तरह उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए और उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उनको हेल्प आउट। हमने पुलिस से पहले छुड़वाना शुरू किया, उनके साथ निगोसिएशन करके डिफरेंट डायलॉग करके समटाइम्स दूसरे तरीक़ों से मुख्तलिफ तरीक़ों से कुछ सिफारिशदार से कुछ करके हमने जब मुँह वहाँ से निकालना शुरू किए उसके बाद हमने फोकस कर दिया IDC क्योंकि हमें पता चला कि ये बहुत बड़ी तादाद है अराउंड 80-90 पाकिस्तानी असाइलम सीकर अहमदी और क्रिश्चियन दोनों जो कम्युनिटीज़ यहाँ पर असाइलम सीकर के तौर पर बैठी हुई हैं उन दोनों के 78-74 के करीब लोग IDC के और उनकी जो खुराक है वो या तो उनके घर से कभी कभार आ जाती है जो उनकी फैमिली जिनके पास वीज़ा है वो आके देती है या अहमदिया कम्युनिटी जो है वो वीक में एक आध दफ़ा उनको दे देती है और रिगार्डिंग क्रिश्चियन के सिर्फ वही थे जो उनके घर से आ जाती जहाँ से उबले चावल खीरों का और हड्डियों का पानी एंड दैट्स इट। जब ये चीज़ें हमें पता चली तो हमने कहा कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग द पाकिस्तानी देसी फूड जो हम समझते हैं कि हमारे लोग क्योंकि उस खाने के आदी होते हैं और उस आदी होने की वजह से उनको जो एनर्जी और ताकत है वो उसी खाने से मिलती है ना कि उबले हुए चावल। एग्जैक्टली। तो उन्होंने हमने जब वीक में 5 दिन हमने प्रॉपरली फरवरी से वहाँ पर खाना सप्लाई करना शुरू किया एवरी डे खुदा के फजल करम से। जब हम इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहे और हमने अपने बहनों भाइयों को जो हम प्रोवाइड कर सकते थे बेहतर अंदाज में हमने करने की कोशिश की। सारा जलाल मेरे यीशु को हमारी इसमें कोई बढ़ाई नहीं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हमने जो किया हमने ये जान के किया कि हम अपने मसीही बहनों भाइयों के लिए और जिस वक्त क्रैकडाउन की सिचुएशन होती है तो एकदम तादाद बहुत बढ़ जाती है और उस तादाद बढ़ने से हम एक मसाइल में भी आते हैं कि एकदम इतना जहाँ 74 हो रहे थे वहाँ पर 180-190 लोग हो गए और एकदम इस चीज़ को फिर हमने अपने किचन को प्रॉपर शेप दी
स्टाफ हायर किया और स्टाफ हायर करने के बाद प्रॉपरली काम शुरू किया कि यार मैं 400 रोटी भी जाएगी तो जाएगी, डेली जाएगी, कोई एक्सक्यूज नहीं होगी, क्योंकि हमारे बहन भाई हैं और अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा। तो खुदा का शुक्र है कि अब तो बहुत सारे बाहर आ गए हैं, कुछ अपनी मदद आपके तहत आ गए। हमने 23 लोगों की हमने बेल आउट किया लास्ट वीक और इस वीक में भी जुम्मे को वहाँ से हमने फ्राइडे अभी जो आईटीसी के हालात है वो क्या है, कितने लोग हमारे अभी भी अंदर जो इस वक्त अंदर है हमारे वो अराउंड कोई 60 से करीब है, 60 अराउंड 64 इस वक्त आईटीसी। अच्छा, कुछ ऐसी कंडीशन में भी देखे गए हैं जो फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट हैं कि 80 साल और विद डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स। एक साहब थे, उनकी उम्र वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो तकरीबन 80 और 80 से करीब थे और उनकी बहुत बुरी हालत थी प्लस उनके लंग्स में और जब रेड होती है और सॉरी 38 तो वहाँ से उनको अरेस्ट किया जाता है पूरी फैमिली से, और वो इस काबिल नहीं थे कि वो आईटीसी में रह सके, बिकॉज ऑलरेडी ही वाज वेरी मच, लेकिन उसके बावजूद उसको आईटीसी में रखा था प्रॉपर्टी को, और उसकी वजह से जब हमने लास्ट फ्राइडे उनको वहाँ से निकालना है तो द मैन इज इन द हॉस्पिटल। साहब ये तो वो काम है जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का है, यूएनएचसीआर इस मामले में कुछ करता है? बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यूएनएचसीआर कुछ नहीं करता। दे हैव उनके पास एक ही जवाब है कि जी सॉरी हम नहीं कर सकते। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप ये वाइट के So what is the value of asylum seeker certificate? तो वैल्यू ऑफ द asylum seeker certificate मेरे से ज़्यादा सारे asylum seeker जानते हैं। जिस वक्त रेड हुई, जब वो आए पकड़े गए तो उन्होंने asylum seeker certificate दिया, तो what they did with that everybody knows it. This is reality. कि उन्होंने कोई उसका लिहाज नहीं किया कि ये asylum seeker, asylum लेना दुनिया में कहीं जुर्म नहीं है कि हर आदमी का राइट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के मुताबिक कि अगर मुझे जिंदगी का खतरा पाकिस्तान में है या इंडिया में है या अफ्रीका में है, जहाँ मैं रहता हूँ, और अगर वहाँ पर मुझे अपनी जिंदगी का खतरा है तो मैं जाकर किसी सेकंड कंट्री में असाइलम अप्लाई कर सकता हूँ, और उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई मानियत नहीं किसी किस्म की कि ये तो क्राइम मैंने कर दिया अपने मुल्क के खिलाफ, मैं बोल गया या मुल्क के खिलाफ मैं नहीं लगा मुझे नहीं बताना वाला मेरा मुल्क नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है। असाइलम सीकर का मतलब है कि मुझे इशू है फलां शख्सियत से, फलां ऑर्गेनाइजेशन से, फलां सेटअप से, फलां बंदे से, वो मेरी जान का और अगर उसको ये कहें कि जी वो कोई क्राइम है, मैं समझता हूँ उनको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए जिंदगी के ऊपर, और फिर उनको जो उन्होंने डेक्लेरेशंस पर साइन किए हुए और यूएन में जाके मेंबर बने हुए उनको मेंबरशिप करनी चाहिए, और यूएन को खत्म करनी चाहिए मेंबरशिप जो लॉ को मानने को तैयार नहीं है, जिसमें इंसान की जिंदगी की प्रोटेक्शन हो। जब इंसान की जिंदगी की प्रोटेक्शन देने के ख्वाह ही नहीं है तो फिर उस सेटअप में बैठने का फायदा क्या है आपका? इतने बड़े बड़े ह्यूमन राइट चैंपियन बनने का आपका फायदा क्या है? आप क्या करना चाहते हैं कि आप सिर्फ शो मार के बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करना चाहते हैं, बड़े बड़े फोरम्स में जाके कहना चाहते हैं जी वी आर द ह्यूमन राइट चैंपियंस, लेकिन व्हेन इट कम practically the act is absolutely different. रियलिटी जो है वो रियल ग्राउंड्स पे देयर इज नथिंग, आपने देखा है यहाँ पे सारा कुछ हुआ बिल्कुल, और जो ये हुआ यहाँ पर वो एक्सप्लेन करने से मैं तो कैसे क्या हुआ आप देखें, जब आईडीसी जब अरेस्ट हुए तो कोर्ट में भेजे तो कोर्ट में 39 लोगों का फाइन नहीं भरा जा सका,
हम क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था और बाकी कुछ अंदर की बातें भी नहीं बोलना चाहते हैं, तो हमने बड़ी कोशिश की कि हम फाइल पे करें, हमें रोका गया, नहीं कर दो, कल देख लेंगे, कल कोर्ट खुलेगी। हमने कहा कल संडे, कल भी कैसे खुलेगी? उन्होंने कहा खुलेगी, कल नहीं खुली कोर्ट, हम सबको जेल भेज दिया। 39 जब हम 39 लोगों को जेल भेजा गया, उनको जिस अंदाज में हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को चेक किया गया और जिस तरह उनको सुनाया गया, मैंने भी वो बहुत सारी स्टोरीज सुनी है जो ऑन एयर या कैमरा पे आप नहीं बयान कर सकते, लेकिन वो इंसानियत से बहुत घिरी हुई चीजें जो यहाँ पे हुई। अगर एक बाप अपने बेटे को तो निकट देख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक बेटा अपने बाप को निकट देख ले तो सर बहुत, हमारे माशरे में ये बहुत बड़ी तस्वीर की बात है। तो सब एक ही जगह बहुत, और मैं तो उस दिन मैं तो बर्दाश्त चीज़ें बर्दाश्त से बाहर उल्टा मैं अपनी टीम के साथ ही उलझ बैठा थे, तुम्हें जो भी करना चाहिए था तुम्हें वहाँ पर रेजिस्ट करना चाहिए था, तुम्हें पे करना, जो मर्जी कहना, और मेरी उसमें एक डायलॉग भी मैं सारी चीज़ें उधर नहीं, हम वो चाहेंगे भी नहीं कि आप उसको ऑनएयर या उसको कैमरे के सामने लाए। कुछ चीजें जो हिडन होती हैं उनको हिडन ही रहना चाहिए, लोगों को समझ आती है कि क्या मुहरकात थे पीछे। जी अच्छा सर, ये तय कि आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब फर्क साहब फाउंडेशन को इधर किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, जब आप इलीगल इमिग्रेंट के लिए काम करेंगे तो चैलेंजेस तो होंगे, ऑब्वियसली है, लेकिन जब एक बात याद रखी जाए ना जहन में, चैलेंजेस उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं यीशु के लिए और उसके सिपाही बन के, उनको चैलेंजेस नहीं होते, क्योंकि हमारा जो रहबर और रहनुमा है ना यीशु मसीह, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है कोई मेरे बारे में क्या कहता, कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहता, कोई एक्नॉलेज करता नहीं करता, वी रियली डोंट केयर, हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमने करना है वो हमने करना है, और हमने किसी बंदे बशर के लिए नहीं करना, हमने अपने खुदा के लिए, अपने यीशु के लिए करना है। और हमें फ़ख्र है जिस तरह इजराइलिस के लिए जब वो मुल्क मिस्र से निकले, उनके लिए अबर में और आग के सुतून में उनकी रहबरी और रहनुमाई करता था, इसी तरह आज वो हमारी रहबरी और रहनुमाई कर, और हमें नज़र आता है जब हम काम करते हैं, कोई तो हमारे किसी काम में कभी कोई रखना नहीं पड़ा, ये मेरा यीशु है जो रास्ते बना रहा था, ये मेरे रिश्तेदारों का मुल्क नहीं था। मैं बड़ी उससे कहता हूँ कि यहाँ पर हमारा कोई नहीं था बिल्कुल उससे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक भाई का जो हमारे भाई हैं और जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपने इस इंटरव्यू के दौरान उनका नाम भी लेना चाहूँगा, उनका नाम है पापा थॉन्ग शाइन, ही इज़ अ रियली वंडरफुल मैन, और मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ, ही इज़ अ ग्रेट मैन। कोई टाइम मैंने इतना पैशनेटेड नहीं देखा, इतना पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ एसोसिएट नहीं देखा, इतना ये एक छोटे से चर्च को चलाने वाले छोटे से इंसान भले बहुत बड़े काम ना कर सके, लेकिन एक सोच बड़ी है जो उस आदमी में देखी। मैं फ़ख्र करता हूँ कि हमारी कौम को उसका भी एहसान होना चाहिए। एक वाहिद था जो थाईलैंड में हमारे लिए प्रॉपरली खड़ा, बाकी तो अपने एजेंडों पर खड़े हैं, तो वो अपनी विजन पर खड़े हैं। पर्सनली मेरी भी मुलाकात तो पापा थॉन्ग शाइन से हुई, और उनके दिल में वो जो होता है ना अपनों के लिए दर्द, वो फीलिंग आपको आती है, आप मिलते हो तो आप इंस्पायर भी होते हो। और बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ बातें करते हैं, उनके लिए भी पापा थॉन्ग शाइन इज़ अ ग्रेट मैन, जो काम करते हैं उनको बातें जरूर। तो लेकिन ये कौन, मेरे ख्याल में हमारी पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान से बाहर आ जाना चाहिए, ज़हनी तौर पे बाहर आ जाए तो बहुत सारे मसाइल ऑटोमेटिक। हमारे जो बेसिक मसाइल हैं ना, उनमें ये नहीं कि थाई हमारे पीछे पड़े हैं, ये यूएनएचसीआर हमें सुननी है, हमारे बेसिक मसाइल खुद के क्रिएट किए अपने
मैं आपके खिलाफ हूँ, आप मेरे खिलाफ हैं। आप मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं, मैं आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा हूँ। यार आपने अभी भी वो जोहानाबाद, बहार कॉलोनी, उससे बाहर नहीं आए, ईसा नगरी बना रखी है यहाँ पर भी। इधर बाहर आए, उस सोच को बदले। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी आप एक नहीं होंगे। जब तक आप एक नहीं होंगे आप कौम नहीं बनेंगे। जब तक आप कौम नहीं बनेंगे आप अपने राइट की बात सर, राइट की बात करने के लिए कौम बनना जरूरी है। और मुझे अफसोस है कि हम आज तक मेरी तेरी तेरी मेरी में लगे हुए हैं। क्या मैं और इस पर रोशनी डाली कि हम लोग दरअसल खुद नुमाइयों के चक्कर में खुद नुमाइयाँ चल रही हैं। और जहाँ तक बात है इसकी कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ पर भी है उनका यही शेवा बना हुआ है। लंदन से लेकर अमेरिका तक चले जाएं, यूरोप तक आ जाएं, आपको यही लड़ाइयाँ, यही उलझने, यही सियासतें, यही चर्चबाजियाँ, यही पॉलिटिकल लीडरशिपें, और बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपस में ही लड़ते रह रहे हैं। बड़ी एक हैरत है इस बात है। सोच हमारी वही है ना। तो अभी तक हम शायद वो पाकिस्तान के उन एरिया से तो निकल आए हैं, फिजिकली सोच से नहीं, मेंटली हम नहीं निकल सकते। और वो शायद अगले 10-15 साल भी बहुत सारे लग जाए और उसको निकलने में शायद अगली नस्ल हमारी बाहर आ जाए। वो शायद वाली बात, क्योंकि जिस तरह हमको तरबियत की जा रही है मुश्किल है कि वो उस सोच से बाहर। सर आपके ख्याल में कौन से यहाँ प्रोजेक्ट और सर्विसेज हैं जो यहाँ लोगों के लिए शुरू होने चाहिए? देखिए सबसे पहले तो जो हमारे पाकिस्तानी भाई रहते हैं, जो छोटे बच्चे और जो स्कूल एज है, उनको सबसे पहले चाहिए कि रादर देन वो इधर उधर फोकस करें, उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में दाखिल करें, भले वो थाई हो, भले वो इंटरनेशनल हो, ताकि जितना अरसा उन बच्चों का यहाँ पर है 3 साल 4 साल, वो प्रॉपर एजुकेशन हासिल। नंबर 2, जो हमें काम करने चाहिए कि उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ दें। अगर वो 4, 5, 6 साल की उम्र में हैं और वो स्कूल नहीं जाएंगे तो आगे 4 साल और नहीं जाएंगे तो 10 साल का बच्चा जब आप अगले दूसरे मुल्क में लेके जाएंगे तो वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकेगा। और जब वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकेगा तो नेचुरली क्या होगा, एक डिप्राइव कम्युनिटी वहाँ पर चलेगी। और डिप्राइव कम्युनिटी हम पाकिस्तान में भी चूड़े कहलाए तो क्या वहां पर भी चूड़े कहलाए? ऐसा आप एजुकेशन दें अपने बच्चों को घर में बैठकर। अगर आप नहीं भेज सकते नो प्रॉब्लम, चंदे तो पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे के बच्चों को पढ़ा दें। इस वक्त कोई बात नहीं है इसमें, आपकी ईगो हर्ट नहीं होगी, आपके अंदर जेलसी खत्म होनी चाहिए। एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड वाली दूसरे की, हम हेल्प करें, कोई और हेल्प करे, कोई और हेल्प करे, ये नहीं जरूरत इस बात की है कि मैं किसी की हेल्प करूं, कोई मेरी हेल्प करे, तो फिर इससे आगे सिलसिले जारी होंगे। और सेकेंडली जो सबसे बड़ा हमें यहाँ पर करना चाहिए, हमें रादर देन छोटे छोटे अपने चर्चेज बना के बैठ जाना। पाकिस्तान में भी हमने घरों में ये मुझे, और जहाँ पर भी यही किया होगा। यहाँ पर उतने असाइलम सीकर नहीं जितने पादरी हैं। थाई गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। हमारे कॉन्डोज के कॉन्डोज भरे हुए हैं और उनको पता है कॉन्डोज के कॉन्डोज भरे हुए हैं, लेकिन वो उसके बावजूद आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम उसका कसूर मानते हैं, ओके है उनका कि वो बच्चों को और उन्होंने जो औरतों को एकदम रेड करके उठा लिया, लेकिन वो भी क्या करें? क्या उनके मुल्क का कानून तोड़ दिया गया? क्या उनके मुल्क का कानून नहीं होना चाहिए? एब्सोल्युटली। हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है। तो इतना हमें लीनियंसी हमारा लीनियंट है हमारे साथ और हमारे को बर्दाश्त करना है। सिक्योरिटी के लिए अगर आप किसी को कह रहे हैं ना सिर्फ साहब, आप अपने डिफेंस के लिए नहीं कह रहे, उनके डिफेंस के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। और जो सिचुएशन अभी तक चल रही है, रैंडमली 1-2 आदमी डेली पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। अब उनसे पूछा जाए तो ये कमेंट करते हैं कि मियाँ आप उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हो कि सिर्फ बातें करोगे?
सिर्फ बातें करना तो बहुत आसान है। बातें तो बहुत आसान है। अगर हम अपने लोगों को इंडिकेट ना करें कि यार भाई ग्रे सिचुएशन है मत निकलो, फिर उनको कौन बताएगा? किसी ने तो बताना है उनको। पिछले दिनों एक तंजीम बता रही थी उनको कि जी वियतनाम की सिचुएशन है, ये वो आप जानते हो तंजीम को, ठीक है। और फिर बहुत सारी दूसरी तंजीमों ने भी इसी किस्म की बातें की। आज अभी भी गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है, प्लीज वेरी नॉर्मल कूल और अपने आप को आप जितना बचा सकते हैं बचाएं। यूएनएचसीआर भी यही कहता है कि छुप के रहो, बचा के रहो और इकट्ठे ना रहो। सारी एजेंसीज यही कहती हैं, लेकिन हमारे लोगों को समझ ही नहीं आती बात। वो कुछ नहीं होता जी, क्यों? चाचा जी का मुल्क है, ये विजिट पर रह रहे हो आप, उनका फर्ज नहीं है आपको डिफेंड करना। बिल्कुल वो कर्टेसी में आपको डिफेंड कर रहे हैं, कर्टेसी में आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उस बर्दाश्त को एक्नॉलेज करें। मैं जालिम जिगर नहीं हूँ, राइट, लेकिन मैं इसके बावजूद मैं बहुत कदर करता हूँ थाई गवर्नमेंट की कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को जगह दी हुई इसमें और बर्दाश्त कर बहुत शुक्रिया। इतनी कसीर तादाद में मसीही कौम क्यों थाईलैंड आ रही है या श्रीलंका जा रही है, मलेशिया जा रही है, क्यों पाकिस्तान छोड़ के जाती है? सबसे बड़ी बात तो ये है सर साहब कि जो पाकिस्तानी कौम है पाकिस्तान में महफूज तसव्वुर नहीं करती है। और इस बात में आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इसको देखें हम कि जब हमारे आर्मी इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्कूल्स, हमारे एयरपोर्ट इन टेररिस्ट की टारगेट पर है, हम वो जब चाहते हैं अंदर घुसते हैं, जब चाहते हैं ब्लास्ट करते हैं, जब चाहते हैं मार देते हैं। शिया के साथ, हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो कुर्तान में हो रहा है, जो अहमदियों के साथ रबवा या दूसरे पंजाब के इलाकों में होता है, जो मसीहों के साथ पंजाब में, बिलखसूस पंजाब के उन एरियाज में जहाँ पर इस्लामिस्ट बहुत कसीर तादाद में है, जो माइंड सेट ही ऐसा है कि वो अगर आपने झूठी वहाँ पे खड़े हो गए ऐलान कर दिया ना कि जी इस्लाम मसीह ने हजूर की शान में गुस्ताखी की है, 5 मिनट के अंदर हजारों की तादाद में लोग। एविडेंस की तो जरूरत ही नहीं, एविडेंस है ही नहीं वहां पर। आप एविडेंस की बात करते हो, हम आपको एक मिसाल देते हैं। शगुफ्ता और शफकत का केस था, सारी एविडेंस प्रोवाइड की जज को, ठीक है, कि ना भाई इनके लिए ये इनके ऊपर नाम के ऊपर सीन है, अनपढ़ लोग हैं, टेक्स्ट मैसेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और प्लस इनका फोन लॉस्ट हो चुका है और इन्होंने फ्रेंचाइज में जाके 2 दफा फोन बंद करने की दरखास्त भी की। एक एविडेंस दी, उसके बावजूद जज फैसला करने से कासिर था, उसने कहा जी डेथ सेंटेंस। अरे आप चलो, अगर आप पनिशमेंट देना चाहते हो डेथ सेंटेंस की, तो वो एक शख्स को होगी, 2 को कैसे होगी एक जुर्म के ऊपर, ठीक है। 2 को तो उस वक्त होगी, दोनों शरीक थे, बीवी बिल्कुल अनपढ़ है, उसके नाम पर सिम का क्लेम किया जो कि उसके नाम पर नहीं थी, रिकॉर्ड है ही नहीं था जी। टेक्स्ट मैसेज उन्होंने भेजे, टेक्स्ट मैसेजेस का भी रिकॉर्ड नहीं है। ये कितनी हैरत की बात है कि यूफोन की कंपनी के अंदर टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड नहीं है कि जी इन्होंने भेजे हैं टेक्स्ट मैसेज, फिर भी उनको डेथ सेंटेंस हुई। सर फिर जहालत का आलम तो ये हुआ कि जो सर केयू जस्टिस है, कम्युनिटी तो है जो वो तो चलो इस चीज को हाईलाइट करती है और उस पे एक्शन लेते हैं, वो सेल्फ मेड एक्शन जो होते हैं। तो जो हमारी जो जस्टिस लाइन बैठी है, जो पढ़े लिखे हैं, एक पढ़ के एक जस्टिस बना या कोई जज बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, तो दे डोंट हैव एनी सेंस कि वो एविडेंस नहीं है तो फिर भी उसको डेथ सेंटेंस की तरफ वो उनके पास बहुत सेंस है, पर उनके पास अपने आप को डिफेंड करने का और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का और अपने बच्चे प्रोटेक्ट करने का कोई राइट, उनके भी छोटे छोटे बच्चे। सो मेन इशू ये है कि इंटिमिडेट किया जाता है जजिस को। हमारे पास एविडेंसेस हैं, हमारे पास वो बात है जो एक जज ने कही, हमें बैठकर चैम्बर के अंदर कहा कि यार अगर मैं ये फैसला नहीं करता हूँ तो ये मुझे भी मार देंगे और मेरे बच्चों को भी मार देंगे। सर इसका एक बड़ा वेल नोन प्रूफ तो वो भी
भी है ना, जो जिसको पाकिस्तानी एक मसीही को इन्होंने इससे बरी उल्जमा कर दिया कि जी ये केस झूठा है, तो विद इन डेज और वो सारा कुछ जज को मर्डर कर दिया, जज को मार, भट्टी साहब को मार दिया गया था। अब देखिए ना, यही बात है। और जो सिचुएशन है कि पूरी बस्तियां जला देना, सावन मसीह के केस में क्या हुआ, गोचरा इंसिडेंट क्या था, बामनी वाला क्या था, ठीक है, ये सारे वही हैं कि झूठी अफवाह ये क्रिश्चियनों ने वो कर दिया, पूरी की पूरी बस्तियां जला दी। एक इंटरनेशनल गैप के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में 1000 लड़की हर साल उठाई जाती है, उसको जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है। उनमें से 700 लड़कियां क्रिश्चियन होती हैं। आप मुझे बताएं, क्या इस सिचुएशन में एक पाकिस्तानी पाकिस्तान से निकले नहीं तो कहां जाएगा? जब जानो मान और इज्जत का, आपकी इज्जत महफूज नहीं, आपकी जान महफूज नहीं। मुझे ये नहीं पता कि कौन मुझे कत्ल कर दे ये कह के कि मैं काफिर हूं, क्योंकि उसको एविडेंस नहीं चाहिए। एविडेंस की जरूरत ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ नारा लगाना है, एक दुनिया ने इकट्ठी होना है, मॉब जस्टिस फारिग। इसमें तो मुझे नहीं पता कि मैं जो जाके वहां पर बात करता हूँ कि मुझे नापसंद करने वाला शख्स खड़ा हो और पर्सनल डाटा के ऊपर ये सारा सिस्टम रन इसलिए हो रहा है कि जी किसी तरह एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान की हर गली में फैला दिया जाए। एक एजेंडा है जो चाहते हैं कि इसको एक ऐसा मुल्क बना दिया जाए जो अफगानिस्तान है। और मैं बड़ा अपने आप को बड़ा फील करता हूँ कि शुक्र है कि हम मसीह पैदा हुए हैं, फख्र है इस बात पर और रहेगा। लेकिन हमने कभी किसी के साथ न ज्यादती की, हमारी कौम ने पाकिस्तान में रहते, पाकिस्तान को बनाने में हमारा बहुत बड़ा कलीदी किरदार रहा है। हमने वोट दिए पंजाब में तो पाकिस्तान के अंदर पंजाब शामिल हुआ। मैं अपने बंगाली हिंदू भाइयों का शुक्रगुजार हूंगा कि जिन्होंने 36 वोट दिए थे। ये तो जानते नहीं, इनकी तो हिस्ट्री मस्त की हुई। इन्होंने तो कह दिया हुआ कि जी ऐसे 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 ऐसे, कोई ऐसे 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 नहीं हुआ। पाकिस्तान को वजूद में लाने में जो किरदार हिंदू शूद्रों का था और क्रिश्चियनों का था, किसी और का नहीं था। पाकिस्तान की जमात इस्लामी जो आज पाकिस्तान की अलमबरदार है और कहती कि जी हम सच्चा इस्लाम और हमारा पाकिस्तान, इन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था। ये तो कायदे आज़म को काफिर आज़म कहते थे और पाकिस्तान को काफिरिस्तान कहते थे। आज किस मुंह से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है? अरे पाकिस्तान तो उन शूद्रों का मुल्क था, उन क्रिश्चियनों का मुल्क था जिन्होंने वोट दिए थे कायदे आज़म की बातों में आकर। अगर आप देखें जौहरनाथ मंदिर किस तरह ये इस्लामी मुल्क है, मुझे बस समझाएं आज कोई सुंदर। क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक शिया ख्वाजा बैकग्राउंड नहीं? क्या पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगलनाथ मुसलमान थे? वो शूदर लो कॉस्ट हिंदू थे। एक किस तरह मुमकिन है कि एक लॉ मिनिस्टर किसी मुल्क का, बजाय इसका जो इस्लामी मुल्क बन रहा है उसका जो लॉ मिनिस्टर है वो हिंदू बनाया जा रहा है? It doesn't make any sense. Pakistan was created as a secular state and as a state for the religious minorities of India, not as a state for the Muslims. ये एक बड़ी तजाद की बात है और ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। हम चाहेंगे कि हम इसमें किसी दिन बैठें और पूरी तफसील से इस पर बात करें कि जी क्या मुहारकात थे। एक्चुअली 1956 के बाद से आज तक हमारे हकूक को सल्ब किया गया। हमारे तमाम वो लोग जिन्होंने वोट कॉस्ट किया था, बड़ी शर्मिंदगी के साथ, मैं एविडेंसेस के साथ बात करूंगा जब भी इस टॉपिक पर बात करेंगे हम दोबारा, उन्होंने किस तरह शर्मिंदगी के साथ पाकिस्तान को छोड़ा, रिजाइन किया और चले गए। अब जोगलनाथ मंडल ने जो रिजाइन किया 6 सफों का अब वो पढ़े, लोगों की नींदें उड़ जाएंगी पढ़ के क्या किया हमने उन लोगों को। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ 21% हिंदू रहता था, क्यों भाग गया वो? अब टोटल 6 से 7% माइनॉरिटी, टोटल 6% माइनॉरिटी है और 5% से ज्यादा क्रिश्चियंस थे। ये मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूं जब 1947 में पाकिस्तान मार्जे वजूद में आता है
और एविडेंसेस हैं इनकी। ये वो मस्की हुई स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। और अगर इस सिचुएशन में जब एक्सट्रीमिज्म, देखिए मदरसा कल्चर लेकर आए लोग, हम इल्जाम लगाते रहते हैं हर वक्त, भुट्टो उसने जिया ने ये कर दिया, जिया ने ये कर दिया। अरे नो, एक्चुअल जो इसका बानी था उसका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो। भुट्टो सो कॉल्ड सेकुलर, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर, एक्चुअली उसी ने ये सारी चीजें क्रिएट की थी। और जब हाथ में आता है ज़ियाउल हक के, तो ज़ियाउल हक उसको एक नया रंग दे देता है। मदरसा कल्चर इनवाइट करता है मुजाहिदीन को अराउंड द वर्ल्ड। फिर वो मदरसा कल्चर अफगानिस्तान में क्या करते हैं रशिया के खिलाफ, देन वो कहाँ 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 क्या जाते हैं, उनके हाइड आउट्स पाकिस्तान में बनते हैं। फिर उन हाइड आउट से ये शॉर्टर टर्म पॉलिसीज जो पाकिस्तान के लिए तरतीब दी गई, अब अगर जरदारी साहब और मुशर्रफ साहब को देखो, उन्होंने एडमिट किया था, उन्होंने कहा था जी हमारी कुछ ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी जो शॉर्टर टर्म प्लानिंग के अकॉर्डिंगली थी और जिसने मुल्क में एक्सट्रीमिज्म को परवान चढ़ाया। और जुल्फकार अली भुट्टो इज रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज मिस्टर ज़ियाउल हक। और उसके बाद ये जो मियां बरादरान बैठे, इन्होंने इम्पावर किया शरिया बिल को, और उसके बाद माइनॉरिटीज को बिल्कुल ऑप्रेस करके रखा। अब उस सिचुएशन के बाद क्या माइनॉरिटीज पाकिस्तान से निकलने की बात करे कि पाकिस्तान में रह के मरने का इंतजार करे? क्यों मरे भाई? क्या हमारा राइट नहीं अपने आप को डिफेंड करने का, प्रोटेक्ट करने का? जब हमें हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, जब हमें हमारी हुकूमतें माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। जौहराबाद का इंसिडेंट होता है, हमारे 21 लोग मारे जाते हैं, वो 2 सस्पेक्ट टेररिस्ट जिनको क्रिश्चियंस ने जला दिया। इंतहाई अफसोस की बात, नहीं जलाना चाहते, कभी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, मैं इसको कंडेम करता हूँ, थॉरली कंडेम करते हैं। लेकिन 1 घंटे में मीडिया ने उनको हीरो बना दिया। शाम को मिस्टर शरीफ साहब जाते हैं, छोटे साहब जाते हैं, उनसे वादे करके आते हैं और उनको कहते हैं हम तो सब कुछ कर देंगे, और क्रैकडाउन होता है, ओवर 200 यंगस्टर उठाया जाता है। अरे मुझे ये बताएं कि वो जो सस्पेक्ट, जो 2 बॉम्बर सस्पेक्ट थे, उनका लीडर पकड़ा जाता है, उसके कनेक्शन से कितने छापे मारे और कितने लोग उठाए? हमारा एक लड़का तशद्दुद करके आसिफ को मार दिया जाता, ठीक है। वो जो अरेस्ट हुआ, जिसने फैसिलिटेटर ने कहा जी मैंने ऑर्गेनाइज किया था ये लॉस्ट, वो क्यों मरा? अभी जो 4 पकड़े हैं उनका क्या हुआ? सर कैसे कैसे ये कानून चला रहे हैं, मुझे समझ से बाहर है कि जब आप हमारे लोगों को पकड़ते हैं, तशद्दुद करते हैं, लड़कों से चला नहीं जा रहा, पैम्पर लग रहे हैं लड़कों को भाई साहब। एग्जैक्टली जो खबरें आ रही हैं उसमें ये 3-3 लाख रुपए देके अंडर द टेबल लेकर और जमानते करवाया गया, और उनकी वो हड्डी सलामत नहीं है, नाखून निकले हुए सर, हाथ सूजे हुए, बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत ही बुरी। और उसके बाद जो वो बॉम्बिंग सस्पेक्ट थे और जो उनके फैसिलिटेटर थे वो आराम से बैठे हुए। आराम से। ये कौन सा कानून है सर? 2-4 दिन पहले अगर आप देखें तो इसी तरह के इंसिडेंट्स, वो मजहबी ना से, लेकिन कराची में एक इंसिडेंस हुआ, डाकू 2 सड़क पे जला दिए गए, उसकी फुटेज भी अवेलेबल है, कोई शोर नहीं डाला। सियालकोट में 2 लड़के पूरे मॉब ने उनको तशद्दुद करके मारा, पुलिस इन्वॉल्व थी, फुटेज अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, सिर्फ यूहन्नाबाद की फोकस, इसलिए कि क्रिश्चियन थे, तो इसलिए कि क्रिश्चियन ये एक रीजन बनता है, इसलिए कि मुसलमान नहीं थे। वो 21 मरे हुए के ऊपर कितनी बार गया शहबाज शरीफ, मुझे बताएं तो। एक दफा भी नहीं। तो वो 2 मरना इंपॉर्टेंट था इसलिए बिकॉज दे वर मुस्लिम्स, और 21 जो थे ना इंसान नहीं थे। सर फिर जो आज से 1947 में जो हुआ, 2 कौमी नजरिए पे हम डिवाइड हुए, वहां पे जो मिनॉरिटीज थी उस वक्त मुस्लिम्स मिनॉरिटी में थे, हिंदूज मेजॉरिटी में, और
कहते हैं कि जी उन्होंने बहुत तंग किया जिसकी वजह से माइनॉरिटीज को ये स्टेप लेना पड़ा। तो क्या आज हम सेम उसी सिचुएशन में नहीं आ गए कि हमें उतना तंग किया जा रहा है? आज हम माइनॉरिटी लेकिन हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते, ना हम करना चाहते और ना हम Obviously करेंगे, और नहीं कोई करना क्रिश्चियन नहीं कर सकता, बिकॉज हमारी जो टीचिंग है खुदावंद यीशु मसीह की वो ये नहीं है कि हम किस तरह कोई रिटेलिएशन करें, कोई सेपरेट क्लेम करें, कुछ ऐसा करें। बेहतर है, हमारे यीशु ने कहा था अगर तुम्हारी ना सुने अपने पाँव की मट्टी झाड़ो और उस जगह से निकल कर दो। देखो हम तो वही कर रहे हैं, सिंपली वही कर रहे हैं। हम तो वही टीचिंग पर चल रहे हैं कि ना हम लड़ना चाहते हैं, ना हमने मुजाहरे खत्म करने के लिए। तो योनाबाद में ये हुआ कि उन्होंने मार के लड़कों का नेक्स्ट टाइम मुजाहरा नहीं करना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम मुजाहरे होने भी नहीं है, लोगों ने डरना है। जोसेफ फ्रांसिस के खिलाफ शुरू हो गया, फलाने की क्रैक डाउन कर दो, सुहेल जॉनसन को पकड़ लो, फलान को पकड़ लो, फलान को पकड़। यार क्या चल रहा है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आने वाले वक्त में या ये वक्त जो गुजर है कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है पाकिस्तान में कितना महफूज है? सर महफूज तो मैंने भी जैसे कहा, महफूज तो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के साथ जो हमारी मुल्क की हदूद का दिफा करते, तालिबान उनके सरकार के फुटबॉल गैर इंसानी सलूक है। और इवन देन हमारे चंद पॉलिटिकल लीडर और चंद ऐसे शख्सियात स्टिल आज के दिन तक इन तालिबान को, इन टेररिस्ट को डिफेंड करते नजर आती। सर वो पॉलिटिकल लीडर्स तो ठीक मानने में है क्योंकि उनकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह। हमारे जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं उनका रोल क्या है? हाँ, हमारा क्रिश्चियन लीडर है ही कोई नहीं, जो सो कॉल्ड है। सर सो कॉल्ड भी नहीं, वो तो उनके हैं, इलेक्टेड है, तो सिलेक्टेड है उनके। एक्चुअली वो उनकी सीटों पर आए हुए हैं। मैं वो जुमला नहीं कहना चाहता जो मैं जुमला कहता हूँ कौन सीटों के लिए, ठीक है। तो वो जो है वो उन सीटों पर आए हैं जिन सीटों को उनको दान में दिया गया पार्टी के साथ लॉयल्टीज की वजह से, क्रिश्चियंस की रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं, पार्टी की लॉयल्टीज की वजह से उनको वो टिकट दिया गया। चलो ले लो भाई, तुम बड़े वफादार हो हमारे, ये लो। तो उन वफादारी निभाएंगे आपके साथ कि उनके साथ? तो जाहिर बात है उनको उन्होंने चुना, तुमने की बात करें सर। ये तो हो गए लीडर। जो एनजीओज है, हमारी क्रिश्चियन एनजीओज उधर काम कर रही है पाकिस्तान में, आप उनसे सेटिस्फाई हैं? आई थिंक मुझसे नहीं पूछना चाहिए सर। मैं बहुत अभी तक जो सारा सिलसिला चल रहा है उसमें आप क्या देखते हैं? जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन असाइलम सीकर्स हैं, उनका फ्यूचर यहाँ पे है? क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है, लोगों को 4-4, 5-5 साल तक कभी टाइम मिल रहा है। कुछ लोगों को अभी जो 4 महीने पहले कुछ आए या उससे पहले आए, उनको 2019, 18 या 19 की डेट्स भी मिल रही है। दैट मीन्स कि अगर वो RSD की डेट उसकी को 3 से 4 साल के बाद है तो RSD लाजमी नहीं कि वो उसका उसी डेट पे होगा, वो को डेट आगे पीछे भी हो सकती है। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आते वो भी को साल 6 महीने में हो सकते हैं। तो दैट मेक्स 4 to 5 years। तो क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? कोई कमाई का जरिया नहीं है। मैं आपके सवाल को सिर्फ 2-3 लाइन में This is the responsibility of UNHCR to fasten the process of ours. इतनी बड़ी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी अहमदी कम्युनिटी नहीं है यहाँ पर कि उनके हैंडल ना की जा सके। ये कोई ऐसी सिचुएशन अगर डिलिबरेटली इसको UNHCR डिले कर रहा है तो वो दरअसल हमारे लिए भी मसाइल क्रिएट कर रहा है, अपने लिए भी कर रहा है और हाई गवर्नमेंट के लिए। तो तीनों पार्टीज के लिए एग्जैक्टली। और इसमें ये कह देना कि जी 4 साल 5 साल की डेट, 6 साल की डेट, ये सारी कहते हैं मैं जो तरह की जुमला आता है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। It means that UNHCR is not interested to help out or to provide the proper assistance to these vulnerable communities. वो तो नजर आ रहा है क्योंकि उनको जो जिस तरह में
रवैया नजर आता है और जिस तरह से वो लोगों के साथ मैं बात सिविल करते साहब आपको बताता हूँ, कुछ लोगों ने हमसे सपोर्ट नहीं देना चाहते थे, वो फाइन की जब वो अरेस्ट हुए, उन्होंने यूएन को बड़े फख्र से फोन किया कि जी आप हमारा फाइन भेजें, ठीक है, यूएन इज सॉरी, ये भी इनमें से 2 लोग जेल गए सर। ये भी लगी है कि उन्होंने फोन उठा लिया, क्योंकि बहुत सारी शिकायत तो ये आ रही है कि यूएनएचसीआर उस टाइम पे फोन अटेंड नहीं किया। वो कहते हैं वी डोंट हैव एनी आंसर, मतलब कुछ नो कमेंट, वेरी इजी। अगर मुझे कोई जब सवाल मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नो कमेंट, इसका मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं, कुछ मैं इसमें जवाब ही नहीं देना चाहता। कॉल अटेंड करते आया हमें जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलके यहाँ पे काम कर, हमें एक प्लेटफॉर्म पे कुछ करना चाहिए या हर कोई अपना रोल जो प्ले कर रहा है वो दैट इज फाइन? Sir, this is a personal question for everyone. और मेरे नहीं ख्याल में कि rather than मैं एक छोटी सी बात स्टार्ट करूँगा, अगर कोई काम कर रहा है तो ये जान के कर रहा है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वो जी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो फिर वही करे। अगर किसी के लिए काम करना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई साथ मिले या ना मिले, स्ट्रेट रास्ता, एक दूसरे की कोई बुराई नहीं। इसमें सिर्फ जो मेरा कहने का मकसद है कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वही एफर्ट अगर आप कर रहे हैं, वही एफर्ट कोई और भी कर रहा है, तो उसको डुप्लीकेशन ना हो। सो मैं एक बात बता, एफर्ट कौन कहाँ पर कर रहा है एवरीबॉडी नोस। कोई फेसबुक पर लगे हैं, उसे एक पैकेट दे देते हैं, 2 पैकेट दे देते हैं, कहते हैं जी हमने और तस्वीरें डालने का बड़ा शौक है बाद लोगों को, ऐसे करके मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है। तो और एक किसी को किराया पकड़ा दिया तो 1500 रुपए दे दिए, तो उन्होंने कहा बात ये है सर, जब आप सेल्फ प्रेज के लिए जाते हो ना, अगर आज मैं कहता हूँ, बड़े फख्र से कहता हूँ बात, जिस दिन मैं अपनी खुद नुमाई के लिए और अपने जलाल के लिए सब कुछ करूंगा ना, उस दिन फारूक हैरिसन सैफ जीरो होगा, डाउनफॉल शुरू होगा। जिस दिन ये सोच आ जाती है डाउनफॉल, शैतान को यानी लूसीफर को आसमान से गिराया गया था, जिस दिन उसने कहा था मैं खुदा हूँ, मैं इतना अख्तियार है कोई, मैं सब कुछ कर सकता। जिस वक्त नबूकदनेस्सर ने खड़े होकर कैसर सोसन ने कहा था, ये क्या बाबल नहीं है, अजीम बाबल ही जिसको मैंने अपने जोरे बाजुओं बनाया, आसमान से आवाज आती है कि आज ये तो गुरखर होगा, और एक दौर नीम दौर वो गुरखर बन के रहा था, ये तकद्दुर घमंड करने वाला था। हम खुदा के साथ आज मुझे इससे कंसर्न नहीं कोई किसको कितना करे, कोई किसको क्या करे, अपनी खुद नुमाइयाँ करना बंद कीजिए, क्योंकि हम सारे साइलम सीकर हैं, हम असाइलम सीकर के लिए काम कर रहे हैं, और फख्र के अंदाज में कहते हैं हम करते रहे, कोई क्या कहे क्या ना कहे, कोई खड़ा हो नहीं हो, हमारी टीम हो ना हो। अभी एक हम बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं पाकिस्तानी क्रिश्चियन कौम को यहाँ पर, और मुझे फख्र है इस बात पर कि वी विल बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंटायर एशिया जो ये करने जा रहे हैं। We anxiously wait for that surprise, or we hope for the best. Thank you so much for your time and keep up your good work. हमारी सबकी दुआएं आपके साथ और आपकी टीम के साथ। बहुत शुक्रिया। Thank you so much.